देखिए जय हिंद। देखिए आज की स्टडी चाणक्य पे। देखिए चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और इनका नाम चाणक्य क्यों पड़ा, क्योंकि इनके पिताजी का नाम चाणक्य था, जिस वजह से इनका नाम चाणक्य पड़ा और इन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। अब देखिए इन्हें विद्या का भगवान कहा जाता है और इनकी डिप्लोमेसी पर चलकर आज लोग बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करते चले जा रहे हैं। और जो इंडियन मिनिस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब इन्हीं के बेस पर बनी हुई हैं और ये अपने अंदर इतनी पावर को सेडराइट कर कर रखते हैं कि ये सभी मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ कंट्रोल कर सकें। देखिए और प्राइम मिनिस्टर, इससे ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर, तो ये आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर भी बने। देखिए जब ये नालंदा के विश्वविद्यालय में शिक्षक हुआ करते थे तभी से इनके अंदर इतनी डिप्लोमेसी कूट कूट कर भरी थी और ये समुद्र शास्त्र में भी पारंगत हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब ये समुद्र शास्त्र होती क्या है, तो देखिए एक ऐसी विद्या होती है। देखिए जहाँ भी चाणक्य जाते थे, जिस राजा के पास जाते थे, उससे बातचीत नहीं करते थे, उसका चेहरा देखते थे और चेहरा देख के समझ जाते थे कि ये मन में सोच क्या रहा है और ये आगे करने क्या वाला है। देखिए जब इन्होंने मगध जीत लिया था तो इन्होंने कई साम्राज्य इसी तरह मगध में मिलाए थे। देखिए अब बिल्कुल ये एक्यूरेट प्रोडक्शन देते थे, बिल्कुल परफेक्ट। अब इनके बचपन शुरुआत करते हैं तो एक बार ये गार्डन में खेल रहे थे तो पीछे से एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी आए और इनकी माँ से वो मिली और माँ से कहा कि मुझे चाणक्य की कुंडली देखनी है। तो माँ ने चाणक्य की कुंडली उस ज्योतिष को बताई। तो ज्योतिष ने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपका जो बच्चा है वो साधारण बच्चा नहीं है, ये आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा, ये आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा, ये साधारण बच्चा नहीं है। इसी कुंडली में राजयोग लिखा है। तो माँ ने कहा कि सच में ऐसा होगा। तो फिर जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप आपके लड़के के लेफ्ट साइड में जो दांत है वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे नागराज का चिन्ह बना होगा। तो फिर क्या होता है, फिर जो माँ जाती हैं अंदर और फिर बुलाती हैं, चाणक्य इधर आओ, जी माँ अपना मुंह खोलो। जैसे ही चाणक्य मुंह खोलते हैं तो माँ को वही दांत दिख जाता है जिस पर नागराज का चिन्ह बना होता है। फिर माँ कहती हैं कि तू तो आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा और फिर वो रोने लगती हैं। वो कहती हैं हमारे घर में एस्ट्रोलॉजर आए थे और उन्होंने कहा है कि तेरे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है और तू आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा। और वो बहुत तेज तेज रोने लगती हैं। फिर जो चाणक्य होते हैं वो माँ को देखकर एक पत्थर को उठाते हैं और उसी पत्थर से अपना दांत तोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तेरा प्रेम चाहिए। इससे ये पता चलता है कि बचपन से ही जो चाणक्य थे उन्हें सत्ता का लोभ बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए अब क्या होता है, आगे चल के वो तक्षशिला के प्रोफेसर बने। अब देखिए उन दिनों क्या था, जो हमारा भारत था, भारत में बहुत बड़ा एरिया जो मगध का था, मगध कब्जा करते चले जा रहा था, बहुत बड़ा एरिया मगध का था। देखिए जिस वजह से वहाँ पे नदियों की भी कोई कमी नहीं थी और उसके बाद वहाँ कृषि मतलब फार्मिंग भी वहाँ बहुत अच्छी तरीके से हो जाती थी और वहाँ जो लोहा था और जो कोयला हुआ करता था वो भी मिल जाता था, क्योंकि झारखंड का जो एरिया था वो अब मगध में मिल चुका था और वहाँ पे हाथी के दांत और लकड़ियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाया करती थी। अब देखिए ऊपर से तो जो मगध था वो सेफ था क्योंकि ऊपर पहाड़ था, ऊपर आराकाम पर्वत था और नीचे नीचे बंगाल की खाड़ी थी। अब क्या है, देखिए जो दूसरे राजा थे वो कभी भी मगध पे हमला करने की सोचते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि मगध पे हमला कर सकें। क्योंकि देखिए वो सोचते थे कि मगध इतना बड़ा है, अगर हमने कहीं हमला कर दिया तो ये पीछे से आके मार देगा हमें, इसलिए कोई भी राजा मगध पे हमला करने की सोचता ही नहीं था। अब देखिए उन दिनों 326 बीसी में सिकंदर भारत में एंट्री मार चुका था, अखंड भारत में उसने कदम रख दिया था, काबुल कंधार तरफ उसने कदम रख दिया था। देखिए अब सबसे पहले ये बात किसे पता चली कि सिकंदर भारत में एंट्री मार चुका है, तो ये तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य को। अब देखिए तक्षशिला के उस समय राजा कौन हुआ करते थे, आम्बी। तो जो चाणक्य थे, अब चाणक्य ये बात जानते थे
कि अगर कहीं भी सिकंदर ने भारत पे कब्जा कर लिया और उसने मगध को हरा दिया तो यहाँ के जो गरीब हैं वो और जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं प्रजा से, उसे आप आपके ऐश और आराम में बिल्कुल मत लगाइए, आप उसे उन्हीं की भलाई करने में लगाइए। देखिए जो धननंद था वो तो बिल्कुल ऐश और आराम में रहता था, मदिरापान करता था, उसे तो कुछ टेंशन ही नहीं थी। तो जब वो ये बात पंडित के मुंह से सुनता है तो धननंद उस पंडित मतलब चाणक्य को कहता है कि अरे पंडित, तू तेरी पंड्यायती में बिजी रहे, तू मेरे काम काज में दखल अंदाज बिल्कुल भी ना कर। और फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि ये पंडित को यहीं से धसूड़ते हुए राज्य से बाहर ले जाया जाए, अभी ले जाया जाए। और फिर वो जो सिपाही होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और वो चाणक्य को बाहर ले जाते हैं धसूड़ते हुए। उस समय जो चाणक्य की जो उनकी चोटी होती है वो खुल जाती है। जैसे ही खुलती है उनका जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान को टच कर रहा होता है। और फिर क्या होता है, जो धननंद होता है वो कहता है कि अगर तूने एक बात और बोली तो यही तेरी ये जो चोटी है इसे काट दी जाएगी, अभी काट दी जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वो अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तन कर लेते हैं। He turned his anger into revolution। ये अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ये तुझे इतना गर्व है ना तेरी राजगद्दी पे, मैं वचन देता हूं इस राजगद्दी को साथ साथ तुझे भी और इस राजगद्दी को भी, दोनों को उखाड़ फेंकूंगा। और उसके बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं, फिर वो अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास चले जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाके वहां पे जैसे ही वो जाते हैं और उसे ये नहीं बताते कि मेरी राज्य में बेइज्जती हुई है, उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सिकंदर भारत में एंट्री मार चुका है, मगध की इतनी औकात नहीं है कि सिकंदर को यहाँ से भगा सके, इसलिए तुझे ही कुछ करना होगा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो कहता है कि गुरुदेव देखिए, ना ही तो मेरे पास बहुत बड़ी सेना है और ना ही तो मैं कहीं राज्य का राजा हूँ, फिर मैं सिकंदर को कैसे हराऊंगा। फिर जो चाणक्य होते हैं, आचार्य चाणक्य होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए अगर हम बल से नहीं जीत सकते लेकिन छल से तो जीत सकते हैं। फिर वो दोनों षड्यंत्र रचते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर इनमें अंधविश्वास फैला दिया जाए तो शायद सिकंदर यहाँ से लौट जाएगा। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना में घुस जाता है और सिकंदर की सेना में घुसकर उसका एक फौजी को मार देता है और फौजी की वर्दी को वो पहन लेता है और रात में खाने में जहर मिला देता है। देखिए उन दिनों जहर भी बहुत कई टाइप के हुआ करते थे, आज खाओ अभी मर जाओ, आज खाओ 7 दिन बाद मर जाओ, आज खाओ 6 महीने बाद मर जाओ, लेकिन कौन सा जहर मिलाता था खाने में, आज खाओ तो 7 दिन बाद मर जाओ। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जहर मिलाया रात के खाने में और जैसे ही 7 दिन हुए, अब क्या हुआ, अब जो सिकंदर की सेना थी वो भारत में एंट्री मारने वाली थी, तो अब उन्हें ब्यास नदी को पार करना था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने ये अफवाह फैला दी कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा बिना परमिशन के लड़ाई के इरादे से, तो यहाँ के जो देवी देवता हैं वो यहाँ नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपने परमिशन ली नहीं है, और नाराज हो जाएंगे और आप धीरे धीरे करके मरने लगोगे। फिर क्या होगा, आप मर जाओगे। तो ये जो सिकंदर था इसने चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं मानी। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे जहर दिया था उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया और जैसे ही 7 दिन हुए, मतलब जैसे ही वो ब्यास नदी को पार करने लगे और बीच में ही मर गए, तो अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कहा कि देख लिया महाराज, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, आपने अब आंखों से देख लिया कि जो यहाँ के देवी देवता हैं वो आपसे नाराज हो चुके हैं और आपकी अब पूरी सेना मारी जाएगी। और उसके बाद जो सिकंदर होते हैं, सिकंदर देखिए सिकंदर कभी भी पीछे नहीं हटता क्योंकि उसके सिर पर यह भूत सवार था कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, जीतनी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। फिर उसके बाद देखिए जो प्रजा थी वो घबरा गई। फिर उसके बाद जो एक और अफवाह फैला दी चंद्रगुप्त मौर्य ने कि जो मगध है, मगध के पास हाथियों की सेना है। अब देखिए सिकंदर हाथी तो लेके आया नहीं था, सिकंदर तो घोड़े लेके आया था, तो घोड़े तो हाथी से कभी जीत नहीं सकते, लेकिन सिकंदर को तो पूरी दुनिया जीतनी है। तो उसने अपनी प्रजा से कहा कि देखिए हाथी घोड़े से कभी जीत ही नहीं सकता। उसने अपनी जो सेना थी उसे मूर्ख समझ बैठा। उसने क्या कहा, हाथी घोड़े से कभी नहीं जीत सकता। फिर जो प्रजा थी भैया वो तो इतना जानती थी कि जो घोड़ा है वो कभी हाथी से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर उसने एक बात मान भी ली, अगर जो घोड़ा है, घोड़ा हाथी से कभी जीत नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अगर जीत गया तो हम ये ब्यास नदी को पार कर ही नहीं पाएंगे, हम तो यहीं मर रहे हैं।
ना ही हम उस साइड जा पाएंगे, ना ही तो हम मैसिडोनिया वापस लौट पाएंगे। तो उसने कहा सिकंदर थे कि महाराज अब तो हम वापस चले, अब आपको जो करना है करो। फिर उसके बाद जो सिकंदर था, सिकंदर ने पीछे हट गया सिकंदर, और फिर वापस जाने की जो सेना थी वो जिद करने लगी, तो सिकंदर उसके साथ वापस चला गया। अब देखिए सिकंदर जब वापस चला गया तो अब वो तो बहुत ऐश और आराम से जाते थे, ऐश और आराम से जाते थे। तो फिर क्या हुआ, देखिए 3 साल में वो इराक पहुंचे, इराक के एक शहर बेबीलोन शहर पहुंचे, और वहां सिकंदर को एक बीमारी हो गई, उसका पेट दर्द करने लगा और उसे बुखार आ गया बहुत तेज। वहां सिकंदर को एक बीमारी हो गई। अब क्या हुआ, फिर उसने बाहर के देशों से राजाओं को बुलवाया। देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, साइबेरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, कुतुरबान, कुवैत, इराक, ईरान, यहाँ से सभी देशों से राजाओं को बुलवाया, और उनके साथ साथ वैद हुआ करते थे उन्हें भी बुलवाया। और वहां सिकंदर का उन्होंने इलाज किया, लेकिन वो बचा नहीं पाया सिकंदर, क्योंकि सिकंदर की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था, और वहीं पे सिकंदर मारा गया। और सिकंदर मर गया, और उस सदमे में उसका जो घोड़ा था बुकेपेलस, वो भी मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि जो बुकेपेलस था उसे ये सदमा लग गया था कि मेरे राजा मर गए हैं तो मैं काय के लिए जिंदा हूं, मैं भी मर जाता हूं। फिर वो भी मर गया। देखिए वो एक ऐसा घोड़ा था जो सिकंदर के साथ बचपन से था। जब सिकंदर 10 साल का था, जब उसने इस घोड़े को काबू कर लिया था, ये एक ऐसा घोड़ा था जो किसी के काबू में नहीं हो रहा था, अनकंट्रोल घोड़ा था, और इसे काबू कर लिया था, तो ये बुकेपेलस भी उसी के साथ मर गया। अब देखिए अब क्या हुआ, अब जो चाणक्य थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अब वो बहुत खुश थे। अब उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब वो कहने लगे कि अरे अब तो हम ये जो मगध के राजा हैं धननंद, इन्हें भी उखाड़ देंगे, क्योंकि हमने जब इतने बड़े सिकंदर को हरा दिया तो ये कहाँ की खेत की मूली है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5000 हाथियों की सेना बनाई और 5000 घोड़ों की सेना बनाई, और किस पर हमला कर दिया, अब इन्होंने हमला कर दिया मगध की राजधानी पोटलिपुत्र पर। और इन्होंने जैसे ही हमला किया, आधे दिन में ही जो चाणक्य की और जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, धननंद की सेना ने उन्हें उखाड़ फेंका। और उस दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो चाणक्य थे, वो मरते मरते बचे और एक झोपड़ी के पीछे आगे छुप गए। और उस झोपड़ी के अंदर माँ अपने बेटे को खाना खिला रही थी, और उस दौरान जो बेटा था, बेटे ने गरम खिचड़ी में हाथ डाल दिया, उसका हाथ जल गया। माँ कहने लगी कि अरे मूर्ख, तू तो चाणक्य जैसा हो रहा है। चाणक्य ने जिस तरह मगध के बीच में हाथ डाला था, इसलिए वो हार गए थे। अगर वो परिधि, अगर वो सरकमफेरेंस से हमला करते तो वो कभी नहीं हारते। इस तरह से ही खिचड़ी जो है, खिचड़ी को कोने कोने से, मार्जिन, सरकमफेरेंस, कोने कोने से, परिधि से खाना चाहिए, और ठंडी कर करके खाओ तो हाथ कभी नहीं जलता, लेकिन बीच में हाथ डाल दोगे हाथ जल जाएगा। फिर क्या होता है, देखिए जो चाणक्य होते हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाती है, और वो तुरंत ही झोपड़ी के अंदर जाते हैं और माई के पैर पड़ते हैं, बोलते हैं माँ तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, आज तूने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। अब फिर उसके बाद वो फिर से काम शुरू करते हैं, और अब वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब उनकी जो पहली स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि उन्होंने अब 20 कन्याओं की टीम बनाई। और अब जो 20 कन्याओं की जो टीम थी वो क्या करती थी, वो परिधि के राजाओं के पास जाती थी, मतलब जो सरकमफेरेंस में जो राज हुआ करते थे वहां पे जाती थी और राजाओं को मार देती थी वो। और उसके बाद जो चाणक्य की जो सेना थी वो हमला कर देती थी परिधि के उस राजा पे जिस राजा को विष्कन्या ने मारा है। तो वहां वो धीरे धीरे करके कब्जा करते गए, और उन्होंने अब दूसरी स्ट्रेटेजी भी अपनाई। अब उन्होंने जासूसों की टीम बनाई। अब देखिए ये जासूसों की टीम क्या करती थी, अब ये जासूसी तो करती थी लेकिन सीधा कैसे बताती थी, चाणक्य को। अब लेकिन ये कभी कभी क्या करते थे, जासूसों की भी जासूसी करवा देते थे। फिर उसके बाद अब इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे धननंद की सेना से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गुनी सेना बड़ी करनी है, करनी है, करनी है। फिर उसके बाद जो चाणक्य थे उन्हें यह बात पता था कि अगर मुझे कहीं सेना बनानी है तो मुझे लोगों का मन, बुद्धि और आत्मा, तीनों चीजों को कंट्रोल में करना होगा, तभी मैं मेरी सेना को बहुत बड़ा कर सकूंगा। और उसके बाद ये एक बात भी जानते थे कि जो रिलीजन होते हैं, जो धर्म होते हैं, इससे जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और इस चीज से मैं उन्हें कंट्रोल भी करूंगा। फिर इन्होंने क्या किया, अब ये गांव गांव जाते थे और वहां भजन और कथा करते थे और लोगों को
इन्होंने अपनी वाणी से कंट्रोल में कर लिया और ये कहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में मिल जाओ, और इन्होंने धीरे धीरे करके 6 लाख की सेना बनाई, 6 लाख की। और ये रियल में जो धनानंद की सेना थी उससे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 4 गुनी बड़ी थी। और उसके बाद अब देखिए यहाँ इनका एक पॉइंट था, ये कहते थे कि आज हमारे देश में देखिए आरक्षण चल रहा है ना, ये आरक्षण के सख्त विरुद्ध थे। ये कहते थे योग्य व्यक्ति को ही मैं योग्य बनाऊंगा, अन्यथा उसे कभी भी योग्य नहीं बनाऊंगा जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करता रहे। और इन्होंने यहाँ एक श्लोक भी दिया था, दुर्जनेषु च सर्फेषु वरम सर्फो न दुर्जना सर्फो दंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। देखिए यहाँ पे जो चाणक्य हैं वो कहते हैं दुर्जनेषु च सर्फेषु। देखिए दुष्ट व्यक्ति और सर्फेषु मतलब होता है सांप, वरम सर्पो दुर्जना, सांप को पाल लेना चाहिए, सांप को रख लो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को कभी मत रखो, दुर्जन व्यक्ति को कभी मत रखो। देखिए सर्पो दंशति कालेना, सांप एक ही बार काटेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बार बार डसेंगे, इसलिए दुर्जन व्यक्तियों से दूर रहो। और ये चाणक्य थे, उनकी सेना को वो यही समझाते थे कि अपनी तारीफ कभी मत करो और योग बनो। अब देखिए अब क्या था, अब इन्होंने एक और स्ट्रेटजी अपनाई। अब फिर इन्होंने क्या किया, देखो पहले तो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, इन्होंने जासूसों की टीम बनाई थी विस्कन्या। इन्होंने तीसरी स्ट्रेटेजी अपनाई कि इंटरनेशनल अलायंस, मतलब इंटरनेशनल अलायंस। अब इन्होंने कश्मीरी राजा प्रवर्तक को अपनी साइड किया और यूनानी राजा, मतलब देखिए सिकंदर को इन्होंने हराया था ना, तो वहां से भी जो राजा ले लिए थे इन्होंने, उन्हें भी अपनी साइड कर लिया। उसके बाद जो समुद्री लुटेरे होते हैं उन्हें भी अपनी साइड कर लिया। अब देखिए समुद्री जो लुटेरे होते हैं उन्हें भी अपनी साइड कर लिया, और उसके बाद जो पोरस थे उन्हें भी अपनी साइड ले लिया, पोरस को भी। और उसके बाद अब इन्होंने बहुत बड़ी सेना बना ली थी, लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस करते थे, ये द्विकंटक छापामार युद्ध करवा देते थे परिधियों के राजा पे। और उसके बाद फिर उन्होंने, इनकी बहुत बड़ी सेना हो गई थी और इन्होंने पूरी अपनी सेना को लेकर हमला कर दिया नंदा डायनेस्टी पे, पूरी नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और धनानंद की गद्दी सहित धनानंद को उखाड़ फेंका। उसके बाद धनानंद ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि चाणक्य इतना बड़ा काम कर सकता भी है कि नहीं। देखिए वो तो मदिरा पीने में व्यस्त रहता था। उसके बाद इन्होंने जब धनानंद को उखाड़ा तो अब उस गद्दी पे अखंड भारत का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बैठ चुका था और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हो चुकी थी। अब क्या होता है, अब देखिए अब ये वहां के जो राजा थे उन्हें ये बिल्ड करने में लग गए, कौन, चाणक्य। अब फिर उन्होंने एक और श्लोक दिया था कि देखिए यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्तनम छेद जनतापताडिनी तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कनकम मतलब कि सोना, परीक्षते सोने को जिस तरह परखा जाता है, निघर्षणम उसे घिस घिस के परखा जाता है, और साथ में उसे छेद जनताप ताड़नी, उसमें छेद किया जाता है, जनताप उसे तापा जाता है, उसे पीटा जाता है, ताड़नी मतलब होता है उसे पीटा जाता है, ये परखने के लिए कि ये सोना है कि नहीं। उसी तरह जो पुरुष होता है, तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। देखिए जो पुरुष होता है, पुरुष को भी परखने के लिए त्याग, कि ये कुछ चीज का त्याग कर सकता है कि नहीं। त्यागीन मतलब ये पर्सनल पावर के लिए काम कर रहा है कि पोजीशन पावर के लिए, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। शीलेन इसका चरित्र कैसा है, गुणेन मतलब इसकी बाकी क्वालिटीज कैसी हैं, और कर्मणा ये काम कैसे करता है। इसी के साथ जो चंद्रगुप्त का जो लेसन होता है वो होता है समाप्त। अब देखिए मैंने इसके बीच में आपको एक बात नहीं बताई थी कि ये जो सिकंदर जब हमारे भारत में आया हुआ था तो इसने सबसे पहले किस पर हमला किया था, तक्षशिला के राजा आम्बी पे। और उसके बाद आम्बी इतना डरपोक राजा था, बहुत ही डरपोक राजा था। उसने जब ये बात सुनी थी कि सिकंदर मुझ पर हमला करने आ रहा है, उससे पहले ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। और आत्मसमर्पण कर दिया था
फिर उसके बाद देखिए फिर क्या था, आम्बी अब सिकंदर में मिल गया था। तो उसके बाद जो आम्बी और सिकंदर ने ये षड्यंत्र रचा कि अब हम किसे हराएंगे, सिंध के राजा पोरस को। और ये दोनों ने साथ में मिलकर किस पे हमला कर दिया, पोरस पे। और पोरस को भी इन्होंने हरा दिया। देखिए जितना ही बुरी तरह से सिकंदर ने पोरस को नहीं मारा था, उतनी बुरी तरह से आम्बी ने पोरस को मारा था। और पोरस जब हार गए तो पोरस को सिकंदर ने धसूड़ते हुए अपनी सिपाहियों से बुलवाया। उसके सामने जब पोरस को खड़ा किया तो पोरस से कहा कि तू आत्म समर्पण कर दे, अब तू हार मान ले। लेकिन पोरस ने कहा कि मैं मेरे देश को कभी धोखा नहीं दे सकता। और जब ये इतना सब कुछ देख के जो सिकंदर थे वो बहुत खुश हुए। सिकंदर ने कहा कि तू बहुत ही ईमानदार राजा है, इसलिए मैं तुझे तेरा राज्य सौंप रहा हूं, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब भी मैं यहाँ से आगे हमला करूंगा तुझे मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मतलब मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो देखिए अब पोरस तो वैसे ही हार चुके थे। अगर वो ये भी ठुकर देते तो सिकंदर तो पोरस को मार देता ना, इसलिए पोरस ने फिर कुछ नहीं किया और वो सिकंदर में मिल गया। अब उसके बाद देखिए, थैंक यू सो मच।